हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो एनसीईआरटी के लेक्चर सीरीज में आज हम आ गए हैं कक्षा 10 के अपने तीसरे अध्याय पे। जैसा कि हम जानते हैं क्लास 9th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी हम खत्म कर चुके हैं। क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है वो हमने शुरू की है। पहला चैप्टर हो चुका है, दूसरा हो चुका है, तीसरा आज शुरू करेंगे। टोटल 5 चैप्टर्स हैं, तो आज हम बीच में आ गए हैं एक तरह से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसकी शुरुआत आज हम करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं इस सीरीज के बारे में कि स्लो पेस पे आराम आराम से बिना किसी खास जल्दी के हम एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम एक बार पढ़ लें, एक बार समझ लें और वो हमारे साथ रह जाए। हम ये कोशिश नहीं कर रहे कि एक बार जल्दी से पढ़ लें और फिर उसको अगले महीने भूल जाएं। ये कोशिश हम नहीं कर रहे। चीजों को स्लोली ले रहे हैं, हर कॉन्सेप्ट को, हर शब्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर हम ये वाला लेक्चर सीरीज खत्म कर दें तो उसके बाद जो है हमारे को एनसीईआरटी में कुछ भी और करने की आवश्यकता जो है वो ना रह जाए। ये करने की हम कोशिश यहां पर कर रहे हैं। ठीक है भाई? हाँ, चलिए। तो शुरू करने के पहले आपको एक बार बता देता हूं कि हमारा P2I बैच जो है भाई, उसका लास्ट बैच आ रहा है 2025 के लिए, क्योंकि 2025 के एग्जाम में अब ज्यादा दिन रहे नहीं है। तो 2025 की परीक्षा के लिए अब ये हमारा लास्ट बैच है P2I का जो है। उसके बाद फिर 2026 वाले बैचेस आएंगे। 25 वाला इस बैच के बाद अब SIP वगैरह आना शुरू हो जाएगा, क्रैश कोर्स आना शुरू हो जाएगा। तो उसमें आपको सुविधाएं कम मिलेंगी, केवल प्रीलिम्स की तैयारी होगी, मेंस की रेसिडेंशियल सुविधा वगैरह नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। तो अगर आपको वो सब चीजें चाहिए तो ये आखिरी मौका है। AJ लाइव कोड लगाइए। 30 तारीख से बैच शुरू हो रहा है और 24 तारीख तक ये कुछ तो सक्सेस कार्निवल सेल लगी है। इसके कारण क्या है, आपको 22,500 का मिल जाएगा। आमतौर पे 24,000 के आसपास का ही बैच होता है, लेकिन अभी आपको 22,500 का मिल जाएगा। कब तक? केवल कल तक। तो अगर आप कल तक जुड़ जाएंगे तो आपको 22,500 का मिल जाएगा। तो आप AJ लाइव कोड लगाइए और इस दाम पर इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे। अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको पूरी फीस का रिफंड, और साथ के साथ आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ आपका निःशुल्क होगा। आज ही जुड़िए। और अगर याद रखिए 30 तारीख से शुरू हो रहा है बैच, शाम को 6 बजे वाला बैच है, मेरे ख्याल से लिखा नहीं, पर शाम को 6 बजे वाला है। और अगर आप जो है इसमें ये तो शाम को 6 बजे वाला बैच है ही है, आप इससे जुड़ सकते हैं। और 24 तारीख तक आपको सस्ते दामों पर मिलेगा। और अगर आप जो है, माफ कीजिएगा, अगर आप जो है लॉन्ग टर्म बैच से जुड़ना चाहते हैं 2026 या 27 के लिए, ये कैसा डाउनलोड हुआ है, चलिए कोई नहीं। तो आप याद रखिए हमारा लॉन्ग टर्म बैच भी जो है ये तो कुछ अलग ही तरीके से हुआ है। इसको छोड़ देते हैं, मैं आपको यहां दिखा देता हूं लॉन्ग टर्म बैच वाला जो है। हाँ जी, तो लॉन्ग टर्म बैच जो है हमारा, अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ये सिस्टम बड़ा स्लो है। खैर एनीवे, तो लॉन्ग टर्म बैच में आप जानते ही हैं क्या होता है हमारा। शुरुआत में हम क्या करते हैं, उसमें स्लोली बढ़ाते हैं और उसके बाद जो है उसको हम तेज करते हैं, अपनी गति को बढ़ाते हैं, इसको छोड़ ही देते हैं। तो लॉन्ग टर्म बैच जो है 27 तारीख से शुरू हो रहा है। AJ लाइव कोड लगा सकते हैं। अगर आप केवल GS का बैच लेंगे तो आपको वो पड़ जाएगा 31,000 का। और अगर आप उसके साथ वैकल्पिक विषय भी चुनते हैं तो डिस्काउंट के सहारे आपको वो मिल जाएगा 40,000 का, 39,999 का, 39,999 का। और ये वाली सेल भी जो है, ये वाला भी विशेष दाम जो है, ये आपको कब तक मिलेगा? केवल कल तक मिलेगा। ये आप याद रखिएगा, ठीक है? ये आपको सिंपल सी बात याद रखनी है। चलिए अब हम चर्चा शुरू करते हैं अपनी एनसीईआरटी की पुस्तक की, विषय पे आते हैं। तो भाई आज जिस चैप्टर की हम शुरुआत करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। याद रखिएगा यूपीएससी की तैयारी में, आपका यूपीएससी एग्जाम में इकोनॉमिक्स को समझने के लिए ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है मुद्रा। आगे जाके बहुत कॉम्प्लिकेट होगा, क्योंकि देखिए मुद्रा का भी स्वरूप बदलता जा रहा है, ये हम देखते हैं, पर उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि एनसीईआरटी है, 10वीं क्लास की एनसीईआरटी है, तो बेसिक समझेंगे मुद्रा और साख। साख मतलब ऐसा नहीं कि वो इज्जत वाला साख है कि हमारी साख कितनी है। साख से यहां पे तात्पर्य होता है क्रेडिट। क्रेडिट माने ऋण की व्यवस्था, कि लोगों को जो पैसा दिया जाता है उधार में, ऋण में, उसकी व्यवस्था। तो ये दो चीजें जो हैं
ये किसी भी आर्थिक सिस्टम का आधार होती हैं, मुद्रा और साख। तो इनके बारे में इस अध्याय में हम पढ़ने समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो हैं क्यों जरूरी हैं, क्या इनका रोल होता है और किसी भी अर्थव्यवस्था में कैसे काम करती हैं। खास तौर पे भारत की अर्थव्यवस्था में ये व्यवस्थाएं जो हैं ये कैसे चलती हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब आप एक बात बताइए, आज की तारीख में क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि यार मतलब अगर मुद्रा ना होती तो कोई भी चीज कैसे होती? आप कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी व्यापार, कोई भी खरीदारी आप कैसे करते? आज की तारीख में आप बाजार जाते हैं, मान लीजिए आपको ब्रेड खरीदनी है, आप बाजार गए, ब्रेड मान लीजिए 50 रुपए की है, आपने अपनी जेब से एक 50 रुपए का नोट निकाला, दुकानदार को दे दिया, दुकानदार ने आपको ब्रेड ले ली, आप दोनों का काम खत्म। इसके अलावा तो आपका कोई इंटरैक्शन नहीं है, आप अपने घर आ जाते हैं। अब इस मुद्रा से वो दुकानदार क्या करेगा, आपको कोई मतलब है क्या इससे? भाई जो आपने 50 रुपए उस दुकानदार को दिए, उससे वो सब्जी खरीदे, आटा खरीदे, उसकी वो सिगरेट पी ले, उसका वो ऑटो करके घर चला जाए, आपको कोई फर्क पड़ता है क्या इससे? या आप पूछते भी हो क्या कि जो मैंने तेरे को 50 रुपए दिए उसका तू क्या करने वाला है? क्या ये सवाल आपको आता भी है? नहीं आता। आपको फर्क ही नहीं पड़ता यार, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? भाई मेरा काम था कि मुझे ये पानी का ग्लास खरीदना था, मैं गया एक दुकान पे, मैंने ग्लास वाले को, मान लो ग्लास 100 रुपए का था, 100 रुपए दिए, मैं ये ग्लास लेके घर वापस आ गया। अब इस 100 रुपए का उसने क्या किया क्या नहीं किया, भैया मुझे क्या मतलब है? बात सही है कि नहीं है? तो मुद्रा क्या करती है? मुद्रा आपको बाजार में मुक्त विचरण का अवसर उपलब्ध कराती है। यह मैं क्यों कह रहा हूं आपको बताऊंगा, पहले आपकी किताब पढ़ लेते हैं फिर आपको बताऊंगा। मुद्रा हमारे रोजमर्रा के जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। कोई भी लेन देन, सौदा जो होता है, खरीदना बेचना, यह सब मुद्रा के आधार पर ही होता है। कई मामलों में हो सकता है लेन देन होते वक्त मुद्रा का आदान प्रदान ना हो, लेकिन बाद में भुगतान करने का वादा हो, ऐसा होता है। बहुत सारे भाई आप में से व्यापारी वर्ग के बच्चे होंगे, आप जानते होंगे कि कई बार क्या होता है कि उधार पे धंधा चलता है कि भाई आप क्या करोगे, मंथ एंड पे दे देंगे आपको हम पैसे। जैसे कई बार दूध वाले ऐसे दूध दे के जाते हैं कि नहीं जाते, जो आपके घर पे दूध देता है व्यक्ति, उसको आप डेली दूध का, जैसे कई बार होता है ना, दूध वाला एक आता है या अखबार वाला आता है, आप उसे डेली अखबार के पैसे देते हो क्या? नहीं देते। वो क्या करता है, भुगतान का वादा है उसके साथ कि यार तू मेरे घर अखबार डालता रहे, महीने के अंत में बिल ले आना, तो बिल दे दूंगा मैं, जो भी होगा। बात सही है कि नहीं है? तो ये क्या है, आप कमोडिटी आज ले रहे हो, भुगतान तुरंत नहीं कर रहे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये मुद्रा का अपवाद है। यह अपवाद नहीं है, क्योंकि यहां पे आपने उससे वादा किया है और वो आदमी आप पे विश्वास करता है कि ठीक है सर आप दे दोगे, मुझे पता है। वो आपके घर पे अखबार डाल के जाता है, पैसे महीने के अंत में लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बात से बात क्लियर हो गई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो यह बात सही है, सिंपल सी बात है। तो खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? देखिए, जो यहां पे कारण वही है, जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में ही भुगतान पसंद करता है, फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए कर सकता है। देखो इस बात को समझो यार, जीवन में सबको चाहिए सुविधा, सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको चाहिए कन्वीनियंस। बात ठीक है कि नहीं है? तो यार पैसा एक ऐसी चीज है, मुद्रा जिसको हम रुपया पैसा कहते हैं रोजमर्रा की भाषा में, मुद्रा एक ऐसी चीज है जो कहीं भी चल जाती है। आपके जेब में कैश है, आप कुछ भी खरीद सकते हो। बात सही है कि नहीं है? अब मान लीजिए मुझे भुगतान किसी और तरीके से किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि भाई कोई गेहूं उत्पादन, मान लीजिए मैं क्या करता हूं, मैं कपड़ा बनाता हूं, मैं ये टी शर्ट बना के बेचता हूं। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, वो गेहूं का किसान था, वो मेरे पास आया और उसने कहा कि सर मेरे को टी शर्ट चाहिए। मैंने कहा पैसे दो भाई तब दूंगा टी शर्ट। उसने कहा नहीं सर पैसे तो नहीं है, मेरे यहां गेहूं उगा है, गेहूं ले लो। अब यार मैंने गेहूं ले लिया उससे, चलिए ठीक है, और मैंने उसको टी शर्ट दे दी। गेहूं लेने के साथ प्रॉब्लम क्या है, कल को मुझे कुछ चीजें चाहिए होंगी। अब मुझे भी यह देखना पड़ेगा कि जिससे मैं ये चीजें खरीद रहा हूं, क्या वो गेहूं का के स्वरूप में भुगतान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? भाई उसने मेरे को पेमेंट कर दिया गेहूं में, पर भैया मुझे अपने जीवन के लिए भी तो चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए। मुझे अपने घर के लिए बिजली का बिल देना है, जो इतनी बिजली चल रही है। मुझे अपने यहां मान लीजिए क्या कहते हैं, जूते खरीदने हैं अपने लिए, अपने बच्चे की स्कूल की फीस देनी है, सारे खर्चे मुझे भी करने हैं।
पर मेरे पास तो टी शर्ट बेच के मेरे पास तो गेहूं आया। तो अब मैं अपने बच्चे के स्कूल में जाके मुझे उनसे कहना पड़ेगा कि इस बार की फीस में गेहूं की फॉर्म में दूंगा, पैसे नहीं दूंगा, गेहूं दूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास तो गेहूं आया इस बार टी शर्ट बेच के। अब अगर स्कूल मान गया तो अलग बात है, कोई बात नहीं चलो, लेकिन अगर स्कूल नहीं माना तो मैं संकट में पड़ गया कि नहीं पड़ गया? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई? कि अगर स्कूल ने गेहूं स्वीकार करने से मना कर दे कि हम क्या करेंगे, गेहूं को हमें नहीं चाहिए, पैसे लाके दो। या फिर स्कूल ने कुछ और मांग लिया जो मेरे पास नहीं है, स्कूल ने कहा गेहूं तो नहीं, हां अगर तुम्हारे पास जूते हैं तो जूते ले लेंगे हम फीस में। अब जूते थोड़ना है मेरे पास, बात समझ रहे हो कि नहीं? तो क्या है, मुद्रा की साथ जो सबसे बड़ी सुविधा है वो क्या है? ये मेरे ख्याल से लेक्चर 18 है ना ये। अगर ये नंबर गलत हो तो भाई कोई बात नहीं, सही कर लेंगे बाद में। मेरे ख्याल से 18वां लेक्चर है। तो मुद्रा के साथ क्या सबसे बड़ी फीचर है? वो है मुद्रा की स्वीकार्यता, कि मुद्रा को हर कोई स्वीकार कर लेता है। और यह स्वीकार्यता क्या करती है? व्यापार को सुगम बनाती है। व्यापार की सुगमता आती है कि नहीं आती इससे? सोचिए, मैं ये सब जो बातें कर रहा हूं कितनी मूर्खतापूर्ण लग रही हैं कि गेहूं लेके स्कूल जाऊंगा, फीस ले लो। लेकिन सोचो अगर मुद्रा ना हो, एक बार सोच के देखिए कितनी मूर्खतापूर्ण बचकानी बात लग रही है कि नहीं? कि मैं गेहूं का बोरा लेके अपने बच्चे के स्कूल चला गया कि भैया फीस ले लो, ये लो गेहूं, और स्कूल कहेगा नहीं हम तो गेहूं नहीं लेंगे। सुनने में मूर्खतापूर्ण लग रहा है कि नहीं लग रहा? पर बेटा सोचो, ये सब चीजें जो हैं, अगर आप मुद्रा को हटा दो पिक्चर से तो हमें यही सब करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये सब हमें क्यों नहीं करना पड़ रहा? क्योंकि हमारे पास एक कॉमन मुद्रा है, हमारे पास एक मुद्रा है। बात समझ में आ गई? अगर मुद्रा हटा दो तो बेटा यही सब करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? आपको मेरे लेक्चर खरीदने हैं तो आप लेके आओगे मेरे पास कोई सामान कि सर हमारे खेत के बढ़िया आम आए हैं हमारे बाग में, आम ले लो। अब मैं कहूंगा मैं तो आम नहीं खाता, मैं तो नहीं लूंगा, जाओ, बात खत्म हो गई। तो आप कैसे पढ़ोगे भाई? लॉजिक समझ रहे हो कि नहीं? तो यह बहुत बड़ी समस्या है। मुद्रा की क्या है? मुद्रा की एक प्रकार की सार्वभौमिक स्वीकार्यता है। हर कोई मुद्रा को स्वीकार करता है। मुद्रा क्या करती है? अर्थव्यवस्था में, व्यापार में, लेन देन में मध्यस्थ की भूमिका अदा करती है। मुद्रा क्या करती है? लेन देन में मध्यस्थ की भूमिका अदा करती है। और लेन देन क्या है बेटा? ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कैसे आपको बताऊंगा कि ये मध्यस्थ नेसेसरी है, मध्यस्थ मैंडेटरी है, मध्यस्थ अनिवार्य है। अगर ये नहीं होगा तो लेन देन हो ही नहीं पाएगा। देखो, जब प्राचीन जमाना था, पुराना समय था, हम लोग गुफाओं में रहते थे, जंगलों में रहते थे, तो हम कुछ ही वस्तुओं का प्रयोग करते थे, है ना? हम क्या करते थे? कोई उठते थे, कपड़े वपड़े पहनते नहीं थे, उठते थे, जो भी पशु पक्षी मिल गया उसको मार के खा गए। चलिए थोड़ी कृषि करने लगे तो थोड़ी फसल उगाने लगे, पानी नदी से पी लेते थे, ठीक है? तो हम ज्यादा से ज्यादा अपने तन को ढकने के लिए एक पत्ते वत्ते सिल के कपड़े बना लिया करते थे। बहुत ही कम चीजें हम प्रयोग करते थे। और चलिए ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। अगर आप अपने माता पिता की पीढ़ी को देखें तो जितनी वस्तुओं का प्रयोग वो करते थे, आप उससे कहीं ज्यादा वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मतलब मैं अपने ही जीवन में देखता हूं कि जितनी वस्तुएं मेरे पास छात्र जीवन में थी, और इसलिए नहीं कि आज मेरे पास पैसा है तब पैसा नहीं था, तब वो वस्तुएं ही नहीं थी भाई, तब वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मतलब तब इंटरनेट नहीं था, ये स्क्रीन, कैमरा, एयर कंडीशनर, ये सब कहां होते थे यार? होते थे क्या? नहीं होते थे यार। आज से 20-25 साल पहले, आप लोग युवा हो, आपको नहीं पता होगा, 20 साल पहले मतलब नहीं था यार, कुछ भी नहीं था, कंप्यूटर भी नहीं होते थे लोगों के पास। मैंने भी आईआईटी में 3rd ईयर में कंप्यूटर लिया था यार, तो होता ही नहीं था। स्मार्टफोन तो भूल जाओ, मोबाइल फोन भी भाई आधे लोग उस टाइम नए नए शुरू हुए थे तो लोगों ने खरीदने शुरू कर दिए थे, लेकिन बहुत कॉमन नहीं थे मोबाइल फोन भी। तो बात समझ रहे हो? तो वस्तुओं की संख्या, और जितने वस्तुएं आप आज प्रयोग कर रहे हो, आपके बच्चे उनसे भी ज्यादा करेंगे। वस्तुएं बढ़ती जा रही हैं, ये बात तो सही है। नए आविष्कार होते जा रहे हैं, पुरानी चीजें आउटडेट हो रही हैं, नई वस्तुएं आ रही हैं। तो पुराने जमाने में क्या था? ये बहुत सिंपल था। आपको क्या चाहिए था? अनाज चाहिए था, कपड़ा चाहिए था ना, ये 2-4 चीजें ही चाहिए होती थी, तो उनका तो आप आपस में व्यापार कर लोगे। प्रॉब्लम कहां हो जाती है? जब आपको बहुत सारी वस्तुएं चाहिए हो, तो आपको अगर बाजार में विनिमय के मॉडल पे, कि भाई मैं एक वस्तु उगा रहा हूं, बना रहा हूं, कोई दूसरा व्यक्ति एक वस्तु बना रहा है, तो उनको अगर हम आपस में अदला बदली करके व्यापार करें, यह तब तो संभव है जब बहुत कम वस्तुएं हो।
कि भाई आपको पता है मैंने गेहूं उगाया, सबको गेहूं तो चाहिए ही होता है, लेकिन अब अगर मैंने गेहूं उगाया तो और लोग जो है भाई गेहूं के अलावा और भी कई तरह का अनाज खा रहे हैं, तो इस बात की संभावना है कि गेहूं नहीं चाहिए होगा व्यक्ति को। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो जैसे जैसे वस्तुओं की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे डायरेक्ट ट्रेड की संभावना कम होती जाती है और मुद्रा की आवश्यकता, मुद्रा की अनिवार्यता जो है वो और मजबूत हो जाती है कि भैया मुद्रा तो लगेगी ही लगेगी, बिना मुद्रा के नहीं होगा। जैसे आपकी पुस्तक में भी इसका एक एग्जाम्पल दिया होगा निश्चित तौर पे, हाँ यहां पे दिया है। तो इसको हम कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है वही है तकरीबन, लेकिन मैं इसको अपने भाषा में समझाता हूं। देखो कई बार क्या होता है बाजार में, अच्छा इसके अलावा बाजार में आप सबको तो नहीं जानते है ना, आप अब पहला ऐसा तो है नहीं कि आप बस 30-40 लोगों के किसी समूह झुंड में रहते हो, अब तो आप शहरों में रहते हो, बड़े बड़े कस्बों में रहते हो, तो आप सबको तो नहीं जानते। अब मानते हैं कि किसी शहर में 3 लोग हैं, ठीक है, एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी, एक व्यक्ति है सी, ये 3 लोग हैं, ठीक है। देखिए कोर इकोनॉमिक्स है, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगी, बहुत फायदा होगा आगे जाके। अब हम हर नाम के ऊपर वो चीज लिखेंगे जो उसके पास है, जो वो उत्पादित करता है, और हर नाम के नीचे वो चीज लिखेंगे जिसकी उसको आवश्यकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ए गेहूं उगाता है और ए को चाहिए कपड़ा, ठीक है जी। बी जो है, बी उत्पादन करता है कपड़े का, कपड़ा, और बी के पास क्या है, जूते, ठीक है। सी जो है, सी उत्पादन करता है, उत्पादन किस किस का नहीं हो, जूते का, सी उत्पादन करता है जूते का और सी को चाहिए गेहूं, ठीक है। यह समझ में आया? ये 3 लोग हैं, ए बी और सी, बाजार में 3 लोग हैं। अब देखिए क्या होता है प्रॉब्लम बाजार में, अगर अब देखिए, अब एक सेकंड के लिए एबीसी को भूल जाइए। बाजार में 3 वस्तुएं हैं, गेहूं है, कपड़ा है और जूते हैं, और बाजार में 3 चीजों की ही डिमांड है, गेहूं की डिमांड है, कपड़े की डिमांड है और जूते की डिमांड है। भाई जो 3 चीजें बाजार में हैं उन्हीं 3 चीजों की डिमांड भी है। डिमांड मतलब भाई जो इनको चाहिए वही तो डिमांड है, वही तो मांग है। गेहूं, कपड़ा, जूते, इन्हीं की तो डिमांड है। तो इसमें क्या है, ए बी और सी के पास जो चीजें बाजार में हैं एग्जैक्टली उन्हीं चीजों की डिमांड है, तो फिर तो ट्रेड आसानी से हो जाना चाहिए। देखते हैं क्यों नहीं होगा। अब ए मिला, ए जो है वो सी से मिला, बी से मिला, माफ कीजिए, ए जो है बी से मिला, ए और बी आपस में मिले। बी के पास कपड़ा है, ए को कपड़ा चाहिए, हो गया भाई, ठीक है। बी के पास कपड़ा है, ए को कपड़ा चाहिए, लेकिन बदले में देने के लिए ए के पास गेहूं है पर बी को तो गेहूं चाहिए ही नहीं, बी को जूते चाहिए। ए और बी जब मिले तो बी तो ए को कपड़ा सप्लाई कर सकता है, लेकिन क्या ए बी को जूते दे सकता है? नहीं दे सकता। बी, ए के पास तो गेहूं है, तो ए और बी के बीच का ट्रेड नहीं होगा, ठीक है भाई। ट्रेड कब होता है? जब जो मुझे चाहिए वो आप मुझे दो और जो आपको चाहिए वो मैं आपको दूं, ट्रेड तभी तो होता है। बात क्लियर है? अब आते हैं ए और सी को पकड़ लेते हैं। सी, ए के पास गेहूं है, सी को गेहूं चाहिए, पर ए को चाहिए कपड़ा और सी के पास तो जूते हैं। बात क्लियर हो गई? तो ए और सी के बीच का ट्रेड जो है ये भी नहीं होगा। बी और सी मिले आपस में, इनमें क्या कॉमन है भाई? जूते। सी के पास जूते हैं, बी को जूते चाहिए, जूते दे देगा, लेकिन बी के पास कपड़ा है पर सी को तो गेहूं चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बी और सी का ट्रेड भी नहीं होगा। तो बाजार में तीनों वस्तुएं थी, बाजार में तीनों के ग्राहक थे, लेकिन किसी भी व्यक्ति के पास जो है और जो वो देना चाह रहा है वो दूसरे व्यक्ति के जो है और जो वो देना चाह रहा है इनसे मैच नहीं हुआ। तो देखिए परफेक्ट बाजार की कंडीशन थी, 3 चीजें थी, तीनों की ही मांग भी थी, लेकिन तब भी कोई लेन देन नहीं हो पाया। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई लेन देन नहीं हो पाया, बाजार काम ही नहीं किया। यह बन गया डिसफंक्शनल मार्केट, एक ऐसा बाजार जहां पे व्यापार हो ही नहीं पाया। इसको हम क्या कहते हैं? आवश्यकता का दोहरा संयोग। आवश्यकता का
दोहरा संयोग, कि आपको दोहरा संयोग क्यों? जो वस्तु आपके पास है, आपको ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसको उसकी जरूरत हो, और साथ के साथ उसके पास कोई ऐसी वस्तु हो जिसकी आपको जरूरत है। ये दोहरा संयोग चाहिए कि भाई मान लो मेरे पास तो बेचने के लिए कपड़ा है और तुम्हें कपड़े चाहिए, ठीक है, पर तुम्हारे पास बेचने के लिए जूते हैं, मेरे को जूते नहीं चाहिए। बात समझ लो, मेरे को दोनों संयोग चाहिए बाजार में, कि मेरे पास बेचने के लिए कपड़ा है और तुम्हारे पास भी वो चीज हो बेचने के लिए जो मुझे चाहिए। तो बेटा बाजार में ऐसा हो सकता है क्या? ये तो बहुत मुश्किल काम है यार। तो आप तो बेसिकली अपना सामान लेके घूमते रहोगे कि भैया कोई मेरा गेहूं ले लो और प्लीज मुझे कपड़े दे दो। तो कितना इम्पॉसिबल लगता है कि नहीं लगता? स्पेशली आज की तारीख में, जब यार मतलब कितना मुश्किल। आज तो आप इस कमरे में अगर मैं देखूं अपने आसपास, आप जिस कमरे में बैठे हैं अपने चारों तरफ देखिए, कितनी वस्तुओं का प्रयोग करते हो यार आप, और कितनी इन वस्तुओं के लिए कहां कहां भटकोगे यार। तो इसके लिए यहां पर मुद्रा करती है मध्यस्थता। मुद्रा करती है मध्यस्थता। मुद्रा ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। मुद्रा ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करती है? ए, बी और सी तीन लोग हैं। ए ने बी को जो भी वस्तु थी, क्या वस्तु थी यार? ए ने बी को जो भी दिया, कपड़ा दिया। ए ने बी को दिया कपड़ा और बी ने उसके बदले ए को दे दिया मुद्रा। अब बाजार में ऐसे ही होता है ना कि ए ने बी को कपड़ा बेचा, आप किसी कपड़े की दुकान पे गए, अब आप कपड़े के दुकानदार से पूछते हो क्या कि तुम्हारी जीवन में क्या जरूरतें हैं भाई? तुम्हें जूते चाहिए कि चप्पल चाहिए कि बिस्किट चाहिए कि क्या चाहिए? तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है यार? तुम जाते हो, तुम अपना कपड़ा लेते हो, उसके पैसे देते हो, चले जाते हो यार। तो यही हुआ, बी ने ए से कपड़ा लिया और मुद्रा दे दिया। बी, ए को क्या चाहिए उससे मतलब ही नहीं है उसको। तो अब क्या हो गया? मुद्रा क्या करती है? आवश्यकता के दोहरे संयोग को आवश्यकता के इकहरे संयोग में बदल देती है। अब ये क्या बन गया? ये आवश्यकता का इकहरा संयोग बन गया। यानी कि आपको क्या करना है? बस आपको सप्लायर ढूंढना है। आवश्यकता का इकहरा संयोग, कि आपको बस जो चीज चाहिए वो कौन सप्लाई कर सकता है। आपको बस ये ढूंढना है कि मुझे कपड़ा चाहिए, कपड़ा कौन सप्लाई करेगा, मैं वही ढूंढूंगा। वही जो हम आजकल करते हैं कि भैया मुझे कपड़े खरीदने, मैं देखता हूं बाजार में कौन सी दुकान बढ़िया है, कौन सा ब्रांड बढ़िया है, मैं जाके उसके खरीद लेता हूं। मुझे कोई मतलब ही नहीं है उस दुकानदार को क्या चाहिए जीवन में, मुझे क्या करना है, उसका करेगा जो उसे करना होगा, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। यही हो गया। ऐसे ही बी और सी के बीच में क्या था? बी और सी के बीच में जूते थे, तो सी ने बी को जूते दिए, सी ने बी को दिए जूते और बी ने सी को दिया मुद्रा। वही सेम लॉजिक, अब तो आप समझ ही गए। वही सेम लॉजिक कि भैया बी ने सी को इससे जूते खरीद लिया, पैसे दे दिए, तुम देख लो यार तुम्हें जो करना हो पैसे का। बात सही है कि नहीं है? लॉजिकल सी बात है। अब इनके बीच में कपड़ा रह गया होगा तो ए ने दे दिया, ले अब ए, इसके अलावा सी ने अभी क्या था, अभी इनमें से कपड़ा किसे चाहिए था? इसके नहीं, ए और सी के बीच में क्या कॉमन था? गेहूं, सॉरी गेहूं रह गया था। तो सी ने, ए ने सी को गेहूं दे दिया। हाँ जी, ये कुछ ठीक है, आपने उल्टा लिख दिया कुछ मेरे ख्याल से। ये कपड़ा नहीं, यहां पे गेहूं होना चाहिए था ना, इन दोनों के बीच में। कपड़ा बी ने ए को दिया, ठीक है, मतलब आप समझ गए ना पॉइंट। तो कपड़ा जो है वो बी ने ए को दिया, तो इसने इसको, भाई एक वस्तु इसने इसको दे दी और यहां से मुद्रा ले ली। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बेसिक लॉजिक ये हो गया। बेसिक लॉजिक ये हो गया। इसको तब भी करेक्ट कर देते हैं, वरना आप में से कुछ लोग जब नोट्स पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। थोड़ा सा एरो हमसे उल्टे लग गए, कोई बात नहीं, लेकिन लॉजिक समझ गए कि नहीं समझ गए? लॉजिक समझना जरूरी है। तो यहां से कपड़ा इसके पास था, इसने दिया है, तो इसने इसे कपड़ा दिया, बी ने ए को कपड़ा दिया। क्षमा कीजिएगा, ये एरो उल्टे कर देते हैं, नोट्स में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसने इसे कपड़ा दिया है और यहां से मुद्रा गई, ठीक है। अब यहां पर क्या बचा? हाँ, ए ने सी को क्या दिया है? गेहूं दिया है और इसने मुद्रा दी है। अब ये हो गया, तो इकहरा संयोग हो गया। और इकहरा संयोग जो होता है आवश्यकता का, ये कहीं ज्यादा सरल होता है। आवश्यकता के बेटा इकहरे संयोग जो होते हैं वो कहीं ज्यादा अपेक्षाकृत आप मान लीजिए वो आसान होते हैं।
ये बात आप समझे। आवश्यकता के इकहरे संयोग जो होते हैं वो अपेक्षाकृत कहीं ज्यादा सरल होते हैं, कहीं ज्यादा आसान होते हैं अचीव करने के लिए। और मुद्रा क्या करती है, आवश्यकता के दोहरे संयोग को आवश्यकता के इकहरे संयोग में बदल देती है। बस ये आपको याद रखना है, ये आपको लिख के आना है, ठीक है। ये आप बस ये डायग्राम बना दोगे उतना भी काफी है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और ये शब्द समझ में आना चाहिए। तो मुद्रा का पहला फंक्शन क्या है कि वो आवश्यकता के दोहरे संयोग को आवश्यकता के इकहरे संयोग में बदल देती है। सिंपल सी बात है, एकदम लॉजिकल सी बात है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। मध्यवर्ती को बदल देती है, इसलिए मुद्रा जो है वो विनिमय का माध्यम है। अच्छा, मुद्रा जो है वो एक ऐसी चीज है जो लेन देन का माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन के पहले तमाम तरह की चीजें मुद्रा की तरह इस्तेमाल किया जाती थी। जैसे पहले भाई सिक्के विक्के तो बहुत बाद में आए, लेकिन मानव जो है वो वस्तुओं का आदान प्रदान तो पहले से करता आ रहा है। तो पहले अनाज था, ये माना जाता था कि यार तुम कोई किसी को, जैसे आपने देखा होगा, आप पढ़ते होंगे स्कूल में भी, जजमानी सिस्टम में क्या होता था, कोई व्यक्ति आपके घर में काम करने आता था। जजमानी सिस्टम जो भारत में जातिवाद की प्रथा पर आधारित था, उसमें क्या होता था, एक जजमान होता था। तो जजमान है, उसके घर पे मान लीजिए कोई बच्चों के बाल काट, नाई आ रहा है, एक नाई आता है, वो सबके बाल काट के जाता है, परिवार में सबके बाल काटता है, दाढ़ी वाड़ी बनाता है, ये काम करता है। तो बदले में मुद्रा नहीं होती थी, बदले में जो घर का अनाज है उसमें से उसे थोड़ा सा अनाज दे दिया जाता था। बात समझ रहे हो। तो ये क्या हुआ, आपने एक सेवा खरीदी, उस सेवा का भुगतान आपने कैसे कर दिया, अनाज के फॉर्म में कर दिया, ठीक है। तो ये भी एक व्यवस्था थी, लेकिन ये इनएफिशिएंट थी, भाई सही बात है। अब मान लीजिए उसको अनाज के अलावा कुछ और चाहिए, तो वो कैसे करेगा, तो आप मुद्रा दे दोगे, ये बात सही है, ठीक है। तो पहले आप ये करते थे, फिर कई बार पशु पक्षी होने लगे, फिर सोने चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ, ठीक है, जिनका चलन पिछली सदी तक रहा। पिछली सदी तक भी सोने चांदी इत्यादि के सिक्के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सोने चांदी के सिक्कों का मतलब क्या होता था कि इन सिक्कों की अपनी खुद की कीमत होती थी। भाई पहले क्या होता था कि सिक्के जो होते थे वो होते थे मूल्यवान धातु के, सोना चांदी इत्यादि हो गया मूल्यवान है, यार क्या लिखा है, हाँ जी। सिक्के कैसे होते थे, सिक्के होते थे आपके मूल्यवान धातु के। मूल्यवान धातु के सिक्के बने मतलब क्या हो गया, उनमें एक अंतर्निहित कीमत है कि नहीं है। भाई सोने का सिक्का है तो सोने का सिक्का तो अपने आप में भी कीमती है ना भाई, बात सही है कि नहीं है। तो उनमें एक अंतर्निहित कीमत होती थी। ये सोने चांदी तांबे इत्यादि के जो सिक्के बनते थे, इनकी अपनी खुद की इंडिपेंडेंट वैल्यू होती थी। विनिमय करो ना करो, अगर आपके पास सोने का सिक्का रखा है उसकी अपनी खुद की एक वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, आधुनिक मुद्रा का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। भाई अगर मैं आज की तारीख में आपको एक मुद्रा दिखाता हूं, मैं आपको जैसे अभी मैं अगर देखूं आपके सामने, मेरा आई थिंक यहां पर ही रखा होगा थोड़ा मुद्रा मेरे पास, तो अगर मैं आपको आज की तारीख में एक नोट दिखाऊं, मैं आज की तारीख में आपको एक ये 500 रुपए का नोट दिखाता हूं। चलिए ये 500 रुपए का नोट मेरे हाथ में है, बहुत सारी चीजें खरीद सकता है यार आज की तारीख में 500 रुपए का नोट। मैं बाजार जाके इससे बहुत सारी वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकता हूं। क्यों खरीद सकता हूं, क्या है ये, अगर इस पर ये जो प्रिंट है, ये सब जो छपा हुआ है, अगर इस नोट पर ये सब छपा हुआ ना हो, तो एक बात बताओ, इस नोट में और ये जो बाकी कागज के टुकड़े यहां पड़े हुए हैं, इन कागजों में कोई फर्क है क्या। भाई ये भी कागज है और ये भी कागज है। अगर ये कागज लेकर मैं बाजार जाता हूं वस्तुएं खरीदने, तो कोई भी मुझे वस्तुएं देगा। ये कागज लेकर मैं बाजार में वस्तुएं खरीदने जाता हूं तो कोई मुझे वस्तु देगा क्या, नहीं देगा। तो इस, जबकि दोनों ही कागज है यार, ये भी कागज है ये भी कागज है। तो ये जो आधुनिक मुद्रा है बेटा, इसका अपना कोई मूल्य नहीं है, इसमें अंतर्निहित वैल्यू कुछ नहीं है। बात समझ रहे हो, इसकी वैल्यू कहां है, इसकी वैल्यू यह है कि उसके ऊपर लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक 500 रुपए, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, शक्तिकांत दास गवर्नर। ये जो दस्तखत है, ये जो लोगो लगा है, ये जो उसके ऊपर छपाई है, इसकी वैल्यू है कि हमारे देश की सरकार के एक संस्थान ने, आरबीआई ने इसकी गारंटी ली है कि भैया ये कागज जो है, ये दस्तखत जो है उसकी वैल्यू है। बात समझ रहे हो कि नहीं। अभी अगर मैं आपको लिख के दे दूं कागज पे कि मैं अतुल जैन आपको धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और बोलूं जाओ इससे सामान खरीद के लाओ, दुकानदार भगा देगा यार तुम्हें।
भगा देगा कि नहीं, या दे देगा सामान कि देखो तुम कहोगे अतुल सर के साइन है इस पे कि वो 500 रुपए दे देंगे तुम्हें, कोई नहीं मानेगा यार। तो है क्या, अब क्योंकि मुद्रा के अंदर आधुनिक मुद्रा जो है बेटा, आधुनिक मुद्रा में क्या है, कोई अंतर्निहित वैल्यू नहीं है, अंतर्निहित कीमत नहीं है। यह बात समझ में आ गई, आधुनिक मुद्रा में कोई अंतर्निहित कीमत नहीं है, उसमें क्या है, सरकारी दावे की कीमत है कि सरकार जो है वो दावा कर रही है, सरकार जो है वो दावा कर रही है कि भाई इस कागज के टुकड़े की, ये जो कागज का टुकड़ा धारक लेकर आया है, इसकी कीमत 500 रुपए के बराबर है। ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं, कागज है, सरकार का दावा इसे मुद्रा बनाता है। बात समझ में आई। तो आज की तारीख में जो चीज मुद्रा बनती है वो मुद्रा क्यों बनती है, सरकारी दावे के कारण बनती है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, देखिए ये आपकी किताब में नहीं दिया, मैं आपको अलग से बता रहा हूं, जब किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, जिम्बाब्वे जैसी हालत हो जाती है कि लोगों को लगता है कि हमारी सरकार का तो कोई भरोसा नहीं है, या पाकिस्तान जैसी हालत हो जाती है जैसी पाकिस्तान में कुछ समय पहले थी, पहला काम क्या होता है, लोगों का मुद्रा से विश्वास खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं मुद्रा हमारी किसी काम की नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली मुद्रा किस चीज पर टिकी है, सरकार के दावे पर टिकी है। तो लोग क्या करते हैं, मुद्रा लेना बंद कर देते हैं, मुद्रा की कीमत गिरनी शुरू हो जाती है। मुद्रा की कीमत गिरी मतलब वस्तुओं की कीमत बढ़ी, उसी को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। तो आप देखेंगे कि भाई जिन देशों में बहुत ज्यादा राजनीतिक अस्थिरता होती है, सरकारें ठीक से काम नहीं करती, या लोकतंत्र नहीं होता, या फिर स्थिर सरकार नहीं होती, उन देशों में हमेशा आपको यह देखने को मिलेगा, उन देशों में अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि मुद्रा जो है, मुद्रा पे लोगों का विश्वास नहीं रहता। लोग कई बार दूसरे देशों की मुद्राएं इकट्ठी करनी शुरू कर देते हैं कि यार हमारे देश की मुद्रा का तो कोई भरोसा नहीं है, चलो डॉलर खरीद लेते हैं, क्योंकि अमेरिका की सरकार तो स्थिर है। तो यह आपको दुनिया में बार बार देखने को मिलेगा। आप करंट अफेयर्स में पढ़ोगे तो अब आप समझ जाना कि राजनीतिक अस्थिरता और मुद्रास्फीति, राजनीतिक अस्थिरता का एक बहुत बड़ा संकेत है कि मुद्रास्फीति एकदम स्काई रॉकेट कर जाती है, क्योंकि अपने मुद्रा में लोगों का विश्वास ही नहीं रहता कि हमारी मुद्रा से क्या ही हो जाएगा, यहां सरकार का ही भरोसा नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये जो है ये मुद्रा का एकदम बेसिक था जो आपको समझ में आना चाहिए। और समय हमारा हो गया, अगला टॉपिक कल करेंगे, मतलब परसों करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये बेसिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है, याद रखिएगा। मुद्रा की समझ बहुत जरूरी है और जो आज पढ़ाया वो मुद्रा की समझ का आधार बनाता है, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। चलो जाते जाते एक बार फिर बता देता हूं कि भाई लॉन्ग टर्म बैच जो है हमारा वो क्या हो रहा है, वो शुरू हो रहा है। इसको हटा देते हैं, जो टिकर चल रहा है ताकि आपको दिख जाए। हाँ, लॉन्ग टर्म बैच जो है वो शुरू हो रहा है हमारा 27 तारीख शाम 6 बजे से। एजे लाइव कोड लगाना है, ऑप्शनल के साथ लोगे तो बहुत डिस्काउंट मिलता है, केवल 39,999 का मिल जाएगा। सोचिए सब कुछ आपका जीएस ऑप्शनल सब हो जाएगा 40,000 के अंदर, ठीक है। तो भाई आप इसका लाभ उठा सकते हैं, ऑप्शनल के बिना लेंगे तो आपको पड़ेगा 31,000 का। याद रखिएगा लॉन्ग टर्म बैच है, पहले आपको बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद हार्डकोर यूपीएससी की तैयारी कराएंगे ताकि समझ बेहतर हो, अब्सॉर्प्शन बेटर हो, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको भाई जो हमारा P2I बैच जो है, जो हमारा P2I बैच है वो आपको किधर मिलेगा, वो उसका लास्ट बैच आ रहा है 2025 वालों के लिए, जो कि 30 तारीख से शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से। एजे लाइव कोड लगा के कल तक अगर आप जुड़ते हैं तो आपको 22,500 का मिल जाएगा। तो एक ऑफर चल रहा है, उसका लाभ उठाइए, सस्ते में लीजिए। लास्ट बैच है ये इस 2025 वाले सत्र का। उसके बाद फिर अब से जो है P2I बैच आने बंद होंगे 2025 के लिए, फिर 2026 और 27 के लिए ही आएंगे। 2025 के लिए फिर केवल क्रैश कोर्स टाइप के बैचेस ही आएंगे, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा और जल्दी से फिर मिलेंगे एनसीईआरटी के अगले लेक्चर के साथ। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।